कभी कभी हम ऐसी जगह रेंट पर ले बैठते हैं जिसके बारे में हमें अंदाजा भी नहीं होता कि यहाँ क्या कुछ हो सकता है। खासकर ऐसे स्टूडेंट्स जो मुल्क से बाहर पढ़ रहे होते हैं और अपने स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं। उनको मैं छोटा सा मैसेज दूंगा कि अपनी अकोमोडेशन लेने से पहले जगह की अच्छी तरह तहकीक किया करें, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ वो कुछ हुआ होता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ऐसी एक कहानी मुझ तक पहुंची है जो मैं आप सबसे शेयर करूंगा। सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिजवान और मैं आप सबकी भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें हमेशा खुश और आबाद रहें। आज की एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और सपोर्ट के लिए अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो जल्दी से अपने आस पास इशार बांध लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि हमारे बड़े कहते हैं कि जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। बढ़ते हैं वाक़े की जानिब। ये वाक़या कुलदीप ने भेजा है जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम कुलदीप है और मैं इंडिया अमृतसर से आपको अपना ये वाक़या भेज रहा हूँ। ये वाक़या उस वक्त का है जब मैं इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में रहता था। मैं वहाँ अपनी पढ़ाई के सिलसिले में गया था। 2023 का साल और अक्टूबर का महीना चल रहा था। सर्द हवाओं का आगाज हो चुका था और ये ठंडी हवाएं इस बात की तरफ इशारा कर रही थीं कि किसी भी वक्त सर्दी बढ़ सकती है। मैं बर्मिंघम की एक मशहूर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा था, जिसका मैं नाम जाहिर करना बेहतर नहीं समझता, क्योंकि जो कुछ हुआ अब तक मैंने किसी से शेयर नहीं किया। पहले 1 माह मैं हॉस्टल में रहा, मगर वहाँ कुछ मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ दोस्त मिलकर बाहर अकोमोडेशन लेते हैं। मेरी दोस्ती यूनिवर्सिटी में 2 लड़कों से बहुत गहरी थी। एक का नाम उस्मान था जो पाकिस्तान लाहौर का रहने वाला था, और दूसरा अर्जुन जो मुंबई से आया था। हम तीनों अक्सर साथ रहते, यूनिवर्सिटी में भी और यूनिवर्सिटी से बाहर भी कहीं आना जाना होता इकट्ठे ही होते थे। क्लास भी एक ही थी, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ हमारी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग्स थी। इसलिए प्लान बनाया कि क्यों ना एक ही अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ जाए। खर्चा तीनों पर तकसीम कर लिया जाएगा और इस तरह हमें आसानी भी हो जाएगी। बहुत दिनों की सर्चिंग के बाद हमें बर्मिंघम सिटी सेंटर से थोड़ा बाहर एक ऐसा अपार्टमेंट मिला जिसका रेंट बहुत कम था। बिल्डिंग पुराने वक्तों की मालूम होती थी, लेकिन एरिया बहुत मजे का था। ये अपार्टमेंट 3rd फ्लोर पर था। बिल्डिंग बाहर से एक कहानी लगती थी। दीवारों पर काले निशान, खिड़कियों के शीशे जगहों जगहों से ढीले थे। रात को हवा चलती तो एक अजीब सी चीख पैदा होती थी, जैसे कोई लंबे लंबे सांस छोड़ रहा हो। ऑनर एक बूढ़ी अंग्रेज औरत थी जिसका नाम मिसेस वॉकर था। जब उससे मुलाकात हुई तो उसने हमें सिर्फ इतना कहा कि अपार्टमेंट थोड़ा पुराना है, इसलिए मैंने रेंट कम रखा है। अगर तुम लोग शेयर कर लो तो तुम्हें मजीद आसानी होगी, और मुझे शेयरिंग पर कोई एतराज भी नहीं है। मिसेस वॉकर की ये बातें सुनकर हमने खुशी खुशी हाँ कर दी, क्योंकि रेंट बाकी जगहों से वाकई बहुत कम था। जब हम पहली दफा उस अपार्टमेंट में दाखिल हुए तो वहाँ का माहौल अजीब सा लगा। लाउंज का फ्लोर पूरा वुडन था जो कदम रखते ही चीखने लगता। दीवारों पर पुराने फ्रेम्स लटके हुए थे जिनमें से कुछ का ग्लास टूट चुका था। किचन छोटा सा था, लेकिन सबसे अजीब चीज कॉरिडोर जो बेडरूम्स की तरफ जाता था। फिर लंबा सा तंग सहन जिसके एंड पर एक छोटा सा स्टोर रूम दिया गया था। उस स्टोर रूम के ऊपर पुरानी अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ भी था जो हम ठीक से पढ़ भी नहीं सके। पता नहीं क्यों उसे देखकर एक अजीब सी वाइब आती थी, ऐसे जैसे ये किसी इंसान ने ना लिखा हो। पहली 2-3 रात सब ठीक रहा। हम क्लास से आते, खाना बनाते, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते और सो जाते। लेकिन चौथी रात से चीजें अजीब होना शुरू हुई। रात को तकरीबन 2 बजे जब हम सब अपने अपने कमरों में थे, मुझे लाउंज से ऐसी आवाजें आई जैसे कोई दबे पांव आराम आराम से चल रहा हो। पहले मुझे लगा शायद उस्मान होगा, क्योंकि उस्मान अक्सर आधी रात के वक्त नवाफिल के लिए जागता था। लेकिन सुबह जब उससे बात हुई तो उसने कहा कि वो तो रात को बिल्कुल भी नहीं उठा। हाँ, उसका इरादा था लेकिन आंख नहीं खुल सकी। अर्जुन ने भी कहा कि उसने कोई भी आवाज नहीं सुनी, इसलिए मैंने भी खामोशी इख्तियार कर ली। हम यूनिवर्सिटी आ गए। पूरा दिन गुजर गया और ठीक अगली रात मुझे फिर वही कदमों की आवाज आई, जो इस दफा थोड़ी ज्यादा वाज़ेह थी। कदम लाउंज से कॉरिडोर की तरफ आते, फिर एकदम चुप हो जाते। मैंने दरवाजा हल्का सा खोलकर बाहर झांका। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, सिर्फ अंधेरा और दूरी पर किचन की लाइट जो हमने खुद ऑन छोड़ी थी। उस वक्त मेरे दिल ने कहा कि हो सकता है
जो हमारे ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहता हो वो उठता हो और खामोशी होने की वजह से ऐसा लगता हो जैसे हमारे अपार्टमेंट में कोई चल रहा है। ये तो मेरा खुद को दिलासा था, लेकिन इसके साथ अंदर कहीं ना कहीं डर बैठता जा रहा था। उस वक्त मैंने किसी से जिक्र नहीं किया क्योंकि मेरे बाकी के दोस्त सो चुके थे। फिर मैं भी वापस अपनी जगह पर आया और सो गया। एक शाम जब हम यूनिवर्सिटी से वापस आए तो बिल्डिंग के नीचे एक गोरा बुजुर्ग आदमी खड़ा था जो सिगरेट पी रहा था। उसने हमें देखकर मुस्कुराहट में पूछा कि तुम लोग नए हो यहाँ? हमने कहा जी हाँ, अभी हम कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं। फिर उसने एक अजीब सी नजर से बिल्डिंग की तरफ देखा और हमारे अपार्टमेंट की तरफ इशारा करके पूछने लगा कि आप लोग यहाँ रहते हो? जिस पर हमने बताया कि जी हम इधर ही रहते हैं। फिर वो कहने लगा कि रात को आवाजें आए तो डरना मत, वो लोग सिर्फ चलते फिरते हैं जो मेरे अपार्टमेंट में भी आ जाते हैं। अगर तुम्हें आवाज दें तो उनकी तरफ मत जाना। रिजवान भाई, ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। मेरे दोस्तों ने तो हंसकर टाल दी क्योंकि उन्हें लगा कि वो मजाक के मूड में है, लेकिन ये जुमला मेरे दिमाग में बैठ गया। और फिर असल कहानी तब शुरू हुई जब एक रात पढ़ाई करते करते मैं लॉन्ज में सोफे पर सो गया। रात तकरीबन 3 बजे का वक्त होगा। मैं अचानक अपनी जगह से जागा क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा मुंह किसी ठंडी चीज ने छुआ है, जैसे किसी ने बर्फ जैसी उंगली से मेरी आंख के करीब हाथ फेरा हो। जब मैंने आंखें खोली तो सामने एलईडी की स्क्रीन में मुझे एक सफेद सा साया गुजरता हुआ नजर आया, बिल्कुल पीछे कॉरिडोर की सिमत। मैंने फौरन से पलट कर देखा तो कॉरिडोर खाली था, लाइट बंद थी और अंधेरा ज्यादा था। मैंने जल्दी से उस्मान और अर्जुन को उठा दिया और उन्हें सारी बात बताई। उन दोनों ने जब ये बात सुनी तो उस्मान हंसने लगा और बोला कि उस आदमी ने कहा तो था कि वो लोग सिर्फ चलते फिरते नजर आते हैं, अगर बुलाएं तो उनकी तरफ जाना मत। असल में उस्मान समझ रहा था कि मेरा वहम है और इस बात को मजाक की सूरत में उस आदमी की बात से रिलेट कर रहा था, जबकि अर्जुन का कहना था कि ये बात नॉर्मल नहीं है क्योंकि मैं भी कभी कभी रात के वक्त किसी को खांसते या चलते महसूस करता हूँ। मुझे लगता है इस घर में कोई और भी रहता है जो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास तो दिलाता है लेकिन आंखों से नजर नहीं आता। फिर इसी दौरान बातों ही बातों में टॉपिक किसी और तरफ चला गया और उस वक्त भी ये बात वहीं खत्म हो गई क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। हमने यूनिवर्सिटी के लिए उठना भी था। ऐसे ही करते करते कुछ दिन और गुजर गए और फिर हमने डिसाइड किया कि इस वीकेंड पर थोड़ा चिल करते हैं क्योंकि हम अपनी रूटीन और पढ़ाई कर करके तंग आ चुके थे। जब वीकेंड आया तो पिज्जा ऑर्डर किया, म्यूजिक चलाया और रात देर तक बैठक लगाई। इस गैदरिंग में हमारे कुछ और दोस्त भी शामिल थे, कुछ पाकिस्तानी जबकि कुछ बांग्लादेशी भाई थे जो रात 1 बजे वापस चले गए थे। रात के तकरीबन 2 बजे जब हम खाने के बाद कॉफी पी रहे थे तब अचानक किचन की लाइट खुद ब खुद ऑन हुई। हम तीनों ने एक साथ वहां देखा, कोई नहीं था। अर्जुन उठकर किचन तक गया, अंदर झांक कर कहा कोई नहीं है, स्विच लूज होगा। वो वापस सोफे पर बैठ गया, लेकिन जैसे ही वो बैठा किचन के नल से पानी बहने की आवाज आई जो काफी प्रेशर से बह रहा था। मैं और उस्मान भागे भागे किचन की तरफ गए तो देखा कि नल बिल्कुल खुला हुआ है और पानी पूरी शिद्दत से बह रहा है। सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस नल से पीले रंग का पानी निकल रहा था जो काफी गाढ़ा भी दिख रहा था। उस पानी से एक अजीब किस्म की बदबू आ रही थी। हमारा किचन वर्किंग कंडीशन में था, हम बर्तन धोते रहते थे और इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। हमने कंप्लेन करने का सोचा लेकिन उस्मान ने जब उस नल को बंद करके दोबारा चलाया तो पानी फौरन साफ हो गया और इसी के साथ एक अजीब सी हंसी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत बूढ़ी औरत हमारे आसपास हो जो ये सब देखकर हंस रही हो। ये मंजर बहुत खौफनाक था क्योंकि हमें बकायदा महसूस हुआ था जैसे हमारे अपार्टमेंट में कोई और भी मौजूद है जिसे हम देख नहीं सकते। हम बहुत ज्यादा डरे लेकिन फौरी कुछ कर भी नहीं सकते थे। हमने गुजारा किया, वक्त चलता रहा और वक्त के साथ साथ वहाँ पेश आने वाले वाकयात मजीद बढ़ते गए। कभी रात को स्टोर रूम के दरवाजे से हल्की हल्की थप थप की आवाज आती, जैसे कोई स्टोर रूम के अंदर हो और दरवाजे पर अपने हाथ मारता हो, और कभी किचन से किसी छोटे से बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई देती, जिसे सुनकर ऐसा लगता जैसे कोई 6 से 8 माह का बच्चा रो रहा है। जब हम उठकर देखते तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता था। एक रात किसी असाइनमेंट की वजह से मैं बहुत देर तक जागता रहा, तकरीबन 4 बज रहे थे। उस्मान और अर्जुन दोनों सो चुके थे। मुझे शदीद नींद आ रही थी और असाइनमेंट भी थोड़ी रहती थी। सोचा चाय बनाता हूँ, असाइनमेंट के साथ साथ सिप लूंगा तो नींद कुछ देर के लिए उड़ जाएगी। मैं किचन में जाकर चाय बनाने लगा। जब मैं पानी उबलने का इंतजार कर रहा था तो मुझे अपने पीछे से किसी औरत की धीमी सी हंसी सुनाई दी, बहुत करीब से, जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल पास हंसा हो। मैं पलट कर देखता हूँ तो किचन बिल्कुल खाली,
लेकिन फ्रिज के मैग्नेट पर जो हम तीनों की सेल्फी लगी हुई थी उस पर एक छोटी सी खरोच नजर आ रही थी, बिल्कुल मेरे गर्दन के हिस्से पर। रिजवान भाई, ये देखकर उस वक्त मेरी कैफियत बहुत अजीब होती चली गई। मेरा जिस्म ठंडा हो गया और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरे इर्द गिर्द दायरा बनाकर खड़ा है। मैं उसी वक्त सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कमरे की तरफ भागा और अपने बिस्तर में घुस गया। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन मुझे मुसलसल महसूस होता रहा कि मुझे कोई खिड़की से झांक रहा है। उस रात जगराता और थकावट बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से मुझे फौरी नींद आ गई। अब वो रात तो खैर से गुजर गई, लेकिन सुबह जब ये सब मैंने अपने दोस्तों को बताया तो अर्जुन का चेहरा पीला जर्द पड़ गया। फिर उसने बताया कि कल रात मुझे ख्वाब आया कि कोई अजीब सा शख्स मेरे पीछे खड़ा है और वो तेरी गर्दन पर उंगली से निशान बना रहा है। अब जिस उंगली से वो निशान बना रहा है उस शख्स की उस उंगली का नाखून बहुत बड़ा था, जो काफी तेज मालूम होता था। मैं ख्वाब में उससे डरते डरते कहता हूँ कि इसकी जान छोड़ दो, लेकिन वो मुझे आगे से कुछ इस तरह से कहता है, मुझे तुम तीनों में से यही चाहिए और मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा। इस ख्वाब के बाद मैं इतना बुरा डरा कि डर के मारी मेरी आंख खुल गई। मुझे सर्दी में भी पसीने आ रहे थे। मैं किचन में गया और पानी पीकर वापस आया तो देखता हूँ तुम कमरे में सो रहे हो, लेकिन तुम्हें खिड़की से कोई झांक रहा है, जो मुझे देखते ही वहां से फौरन गायब हो जाता है। मैं उसके पीछे भी गया, लेकिन मुझे कोई भी नजर नहीं आया। मुझे लगा कि डरावना ख्वाब होने की वजह से मुझे ये सब महसूस हुआ, लेकिन तुम जो बात बता रहे हो उसे सुनकर साफ जाहिर होता है कि ये मसला अब आम नहीं है। हमें यहाँ से मूव होना चाहिए, इससे पहले कि हमें कोई नुकसान पहुंचे। उस्मान, जो इन बातों को वहम समझता था, अब की बार बहुत संजीदा और खामोश था। हमें वहां पर रहने वाली मखलूकात की तरफ से बहुत से इशारे मिल चुके थे, लेकिन इस सब के बावजूद हम अपार्टमेंट छोड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि नए अपार्टमेंट का रेंट अफोर्ड नहीं होता था। यूनिवर्सिटी का प्रेशर, असाइनमेंट, जॉब सर्च, सब चीजें मिलकर दिमाग को पहले ही थका चुकी थी। ऊपर से ये अपार्टमेंट का माहौल। रिजवान भाई, एक रात तो ऐसा हुआ कि हम सोने की तैयारी कर रहे थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंड पहले से बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। उस्मान शॉवर लेने चला गया, क्योंकि उसकी आदत थी कि वो रात को शॉवर लेकर सोता था। कहता था कि सुबह सुबह नहाकर यूनिवर्सिटी जाओ तो फौरन ठंड लग जाती है। अर्जुन ने ब्लैंकेट ठीक करते हुए कहा कि यार सोने से पहले एक एक कप कॉफी हो जाए, आज वैसे भी बहुत ठंड है तो इस ठंड में कॉफी बहुत मजा करवाएगी। मैंने कहा ठीक है, तुम लोग कमरा सेट करो, मैं किचन में जाकर कॉफी बना कर लाता हूँ। मैं किचन में जाकर कॉफी बनाने लगा। थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि उस्मान भी किचन में आ गया। बाल अभी भी गीले थे, कंधे पर टॉवल रखा हुआ था, लेकिन उस रात उसका चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा था। आंखें नीचे झुकी हुई, ना कोई बात ना मजाक, बस चुपचाप शेल्फ के करीब आकर खड़ा हो गया। मैंने हंस कर कहा, आ गया तू, बस कॉफी रेडी है, इन कप्स को ले जा रूम में, मैं लाइट्स बंद करके आता हूँ। उसने हल्के से सर हिलाकर हाँ की। बिना कुछ कहे तीनों कप्स ट्रे में रखे और उन्हें उठाकर लॉन्च से कमरों की तरफ निकल गया। फिर मैंने किचन की लाइट बंद की, हीटर चेक किया और 2-3 सेकंड बाद मैं भी बेडरूम की तरफ चल दिया। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो देखता हूँ कि अर्जुन बिस्तर पर बैठा हुआ है, हाथ में मोबाइल, और टेबल बिल्कुल खाली है, ना वहाँ कोई ट्रे ना कॉफी के कप्स। मैं हैरान होकर बोला, यार उस्मान किधर है? मैंने उसे कॉफी देकर भेजा है। अर्जुन मेरी तरफ देखकर भवें हिलाते हुए बोला, उस्मान वो तो अभी तक वॉशरूम में है, बाहर ही नहीं निकला, और कॉफी तो तू बना रहा था ना, फिर यहाँ कौन ले आया? उसकी ये बात सुनकर पहले तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये और उस्मान मिलकर मेरे से मजाक कर रहे हैं, लेकिन इसके फौरन बाद ही उस्मान वॉशरूम से निकल आया, जिसे देखकर लग रहा था कि ये अभी अभी नहाकर फ्री हुआ है। अब जैसे ही उस्मान वॉशरूम से बाहर आया, उसी वक्त कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आई, जो हम तीनों ने सुनी, जैसे कॉरिडोर में कोई नंगे पांव आहिस्ता आहिस्ता चलकर गुजरा हो। लेकिन जब हम तीनों ने दरवाजा खोलकर देखा तो कॉरिडोर बिल्कुल खाली था और सामने शेल्फ पर वो ट्रे नजर आ रही थी जिसमें कॉफी के कप्स पड़े थे। उस ट्रे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने छुआ तक ना हो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कुछ देर पहले वो ट्रे उस्मान लेकर गया था। असल में वो उस्मान नहीं था, उस्मान के रूप में कोई और था। बस उस रात हम तीनों ने फैसला कर लिया कि इस अपार्टमेंट को जल्द से जल्द छोड़ना ही बेहतर होगा। अगले ही दिन हम यूनिवर्सिटी गए और वापसी पर दूसरा अपार्टमेंट ढूंढने निकल पड़े। 1-2 दिन ढूंढते रहे, लेकिन हमें जो अपार्टमेंट मिलता उसका रेंट बहुत ज्यादा होता। हमारे पास कोई सेविंग्स भी नहीं थी। फिर हमारे कुछ दोस्तों को इन मामलात का पता चला, जो हमारे क्लासमेट भी थे। उन्होंने फौरी हमारे साथ शिफ्टिंग करवाई और कुछ दिन के लिए हमें अपने साथ एडजस्ट कर लिया। कुछ दिन उनके साथ रहे और रिलैक्स होकर फिर दूसरा अपार्टमेंट ढूंढा तो आसानी से मिल गया। रिजवान भाई, वहाँ ऐसा लगता था
जैसे हम दब कर रह रहे हों। हमारे सर भारी, तबीयतें अजीब रहती थीं। वहाँ ऐसा क्या हुआ था ये तो नहीं जान सके, लेकिन इतना अंदाजा हो गया कि वहाँ जो कुछ भी हुआ था ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ बच्चों के रोने की आवाज़ें भी आती थीं। और शिफ्टिंग के दौरान मेरे बाकी दोस्तों के साथ कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए थे जो नॉर्मल नहीं थे। हमारा एक बांग्लादेशी दोस्त जो हमारे साथ शिफ्टिंग करवाने आया था, उसकी गर्दन पर किसी ने हाथ रखा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। हमारी यूनिवर्सिटी के दोस्त हमसे खफा भी हुए थे कि ये सब तुम तीनों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन हम क्या करते, जब तक वहाँ रहते रहे हमारे दिमाग ही काम नहीं करते थे। ऐसे लगता था जैसे हमारे दिमाग पर किसी और का कंट्रोल हो। वो अपार्टमेंट बहुत पुरस्कार था। अगर हम मजीद वहाँ रहते तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता था। जितना वक्त वहाँ गुजारा आज भी ऐसे दिमाग में गर्दिश करता है जैसे कल की बात हो। ये मेरा वाकया था, इसे एपिसोड में ज़रूर शामिल कीजिएगा। मैं आपका नया सब्सक्राइबर हूँ। कुछ दिन पहले ही मेरे कज़न ने आपका चैनल सजेस्ट किया। मैं कुलदीप का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपना वाकया हम तक पहुंचाया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद एपिसोड्स मैं आप सबके लिए लाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर एपिसोड आप सब तक आसानी से पहुंच पाएगी। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।